नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम की हर कड़ी में हम आपको कृषि की नई जानकारियों से रूबरू कराते हैं। तो आइए आज की जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं कृषि समाचार से और देखते हैं कृषि की नीतियाँ, सूचनाएं, उन्नत तकनीक, मंडी भाव और मौसम का हाल। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बाग उत्थान योजना के तहत बागवानी खेती करने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान। बरसाती कीट एवं मक्खियों से बचाने के लिए पशुओं का करे बेहतर प्रबंधन। युवाओं का भी खेती की ओर बढ़ रहा है रुझान। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बाग उत्थान अभियान वर्ष 2022 शुरू किया है, जिसमें बागवानी खेती करने वाले किसानों को अनुदान मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को बागवानी खेती में आम और लीची के पेड़ों के चारों ओर और थाला बनाया जाएगा ताकि पेड़ों का अच्छे से विकास हो सके। पेड़ों के चारों ओर और थाल बनाने के लिए किसान को प्रति थाल 110 रुपए मिलेगा। साथ ही पेड़ों की पुताई के लिए किसान को 50 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बरसात के मौसम में इंसान ही नहीं बल्कि पशु भी काफी प्रभावित हो जाते हैं। इस मौसम में दुग्धधारू पशुओं में कई बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ जाता है। जल जमाव के कारण मक्खी एवं मच्छर दुग्धधारू पशुओं को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता पर काफी असर पड़ता है। डांस मक्खी एक ऐसी ही कीट है जिसके काटने से पशु ना तो ठीक से खा पाते हैं और ना ही जुगाली कर पाते हैं, जिससे 5 से 10% तक दूध की कमी आ जाती है। इस मक्खी से पशुपालक कैसे अपने पशुओं को बचाए, इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक अनूप कुमार। तो इस समय जो है इंसेक्ट कीट जो होते हैं वो दूध निकालते समय पशुओं में बहुत ज़्यादा उनका प्रकोप रहता है, जिसको डस बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, या मक्खी बोलते हैं, हाउस फ्लाई। तो उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वैसे शाम को तो धुआं भी जलाते हैं, नीम की पत्ती का भी धुआं वगैरह जलाते हैं, लेकिन उसके अलावा आप जो है वो उसमें इंसेक्टिसाइड जैसे डेल्टामेथ्रिन वगैरह का आप 2 लीटर सोल्यूशन में लेके उसको आप नहला सकते हैं, जिससे कि जो टिक्स और किलनी और इसके अलावा जो हाउस फ्लाई मक्खियाँ होती हैं उनसे आप बचाव कर सकते हैं। शहरों में रंगीन मछलियों को पालने का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसान मछली पालन के साथ साथ रंगीन मछलियों को पालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गौरतलब है कि रंगीन मछलियों को पालने में जगह और लागत दोनों कम लगती है और खास बात यह है कि इसके लिए मत्स्य संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसान भाइयों, तोरई यानी नेनुआ लगभग हर घर में खाए जाने वाला पसंदीदा सब्जियों में शुमार है। इसका उत्पादन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन किसान भाई नेनुआ का पौधा या बीज खरीदने से पहले इसके उन्नत प्रभेद का चयन अवश्य करें। काशी दिव्या, काशी श्रेया, काशी विशेष और पूसा चिकनी नेनुआ के प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं, जिसका उत्पादन कर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि कार्यों में मशीन और तकनीक ने आज पूरा परिदृश्य बदल दिया है। समय की बचत और उत्पादन लागत में कमी लाकर इन कृषि यंत्रों ने खेती के समस्त व्यवहारों को आधुनिक बना दिया है। ऐसा ही कृषि यंत्र है पावर वीडर। खेती की खबरों में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के इंद्रमणि से। इंद्रमणि युवा किसान है और खास बात यह है कि वह खेती के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। इंद्रमणि पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी के कामों का सामंजस्य काफी अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं।
खेतीबाड़ी की बारीकियां इन्होंने मां से ही सीखा है। 4 बीघे की पुश्तैनी जमीन पर इंद्रमणि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। इंद्रमणि का मानना है कि अगर मौसम एवं बाजार के मांग के अनुरूप खेती की जाए तो इसमें मुनाफा अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद इंद्रमणि खेतों में ही हाथ आजमाएंगे। गोभी का बीज है। हाँ। और अर्ली है। अच्छा। अभी रोपाएगा और उसके बाद मतलब कि 1 महीने के बाद थोड़ा सा डबल होगा, उसके बाद फिर बड़ा होगा तो वो फल देगा, बड़ा फल होगा। उसमें खाद पानी देना पड़ता है। और मेरा पढ़ाई भी करते हैं, एक खुद का ज़मीन है मेरा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू एवं प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1900 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में हल्की एवं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में हाथों से निराई गुड़ाई का कार्य कर लें। इसके अलावा एथॉक्सी सल्फ्यूरॉन 100 ग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर चौड़ी पत्तियां खरपतवार और मोथा के नियंत्रण के लिए छिड़काव करें। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश में धान प्रमुख फसलों में से एक है और इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी खेती में शुरुआती दौर से ही अधिक पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कम वर्षा होने के कारण या फिर असमय वर्षा होने से पानी की कमी हो जाती है और फसल अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उत्पादन में कमी आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या को कुछ तकनीकों के द्वारा कम किया जा सकता है या फिर इससे निजात पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं जल के अभाव की स्थिति में धान की सिंचाई एवं जल प्रबंधन की तकनीक क्या है, और इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं इंजीनियर जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब कभी अतिवृष्टि कभी अल्पवृष्टि दोनों स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। मतलब मानसून की स्थिति जो है वो लगभग अनबैलेंस हो चुकी है, असंतुलित हो चुकी है। और उस स्थिति में हमें तकनीक का सहारा जब तक न मिलेगा तब तक हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इन्हीं तकनीक के प्रसार प्रचार और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद के कृषि वैज्ञानिक जो अभियंत्रण विभाग से हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं डॉक्टर साहब कि जल अभाव, चूँकि सुखाड़ की स्थिति लगभग हमारे राज्य में हो चुकी है और हमारे मुख्यमंत्री भी सुखाड़ का सर्वेक्षण करने के लिए निकल चुके हैं राज्य के दौरे पे।
तो जल अभाव की स्थिति में किसान खेत में जल प्रबंधन की जो तकनीकियां हैं उस पर बात करते हैं। तो ये तकनीक में हम एक सबसे बड़ी चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या सभी फसल अवस्था में, बड़े हों छोटे हों, क्या सभी फसल अवस्था में जल प्रबंधन किया जा सकता है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, किसान भाइयों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी काफ़ी एरिया में धान नहीं लग पाया है, पर जितने किसान भाई धान लगा चुके हैं उनको आगे बचा के रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से धान में जल का प्रबंधन अति आवश्यक है, उसके लिए तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा। तो कई तकनीकें हैं जो कम पानी में आपको फसल उपजाने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। उसमें से एक है आपको कि धान में क्रमबद्ध गीला और सूखा सिंचाई विधि अपनाएं। इसके लिए किसान भाइयों को मैं एक छोटा सा तकनीक दिखाना चाहता हूं। इसको आप देखेंगे किसान भाई, ये एक साधारण सा पाइप का टुकड़ा है जो कि 4 इंच या 5 इंच डायमीटर का है, 4 इंच 5 इंच व्यास का है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट है। और 1 फीट ऊंचाई का पाइप लेकर के उसके निचले सिरे में 8 इंच जो नीचे का भाग है उसमें छोटा छोटा छेद, इस तरह जैसा कि आपको दिख रहा है इस पाइप में, चारों तरफ छेद कर देंगे। नीचे के 8 इंच भाग में, ऊपर का 4 इंच भाग जो है वो बिना छेद का रहेगा। अब इसे क्या करना है कि धान के खेत में मेड़ के पास इसको गाड़ देना है मिट्टी में। जहाँ तक छिद्र है वहाँ तक मिट्टी में गाड़ देना है और ऊपर का भाग जो है वो खेत में दिखता रहेगा। इसको गाड़ देने के बाद इसके अंदर जो मिट्टी जमा हुआ, मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। अब ये पाइप जो है आपको पानी के मॉनिटरिंग में काफ़ी मदद करेगा। जो खेत में पानी का लेवल होगा वो इसमें अंदर में आपको दिखता रहेगा। उसके आधार पर हम लोग अगली सिंचाई का आकलन करेंगे। अगर वर्षा कम हो रहा है, किसान भाइयों को पंप के माध्यम से सिंचाई देनी है, तो आम तौर पर ये जो है परंपरा है, किसान भाई अपनाते रहें कि उनका सोचना है कि धान के खेत में कंटिन्यू पानी रहेगा तभी धान की खेती सफल होगी। पर आजकल जो है कंसेप्ट बदल गया है। तो कम पानी की स्थिति में आप गीला सूखा विधि अगर अपनाएं तब भी धान के उत्पादन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उस पर आपको उपज में कमी नहीं होगा। तो इस पाइप को आप खेत में जब गाड़ेंगे और इसमें पानी का लेवल देखते हुए सिंचाई का प्रबंधन करेंगे तो आपको निश्चित तौर से पानी की बचत होगी और उत्पादन आपको जो पारंपरिक विधि या अन्य विधियों में लेते हैं उससे कम नहीं होगा। मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्षा हुआ है या नहर का पानी खेत में आया हो, तो खेत में जो पानी है वो यहाँ भी दिखेगा, पाइप के अंदर भी। पर अगले कुछ दिन तक अगर वर्षा नहीं होता है तो पानी का लेयर खेत में भी घटेगा, घटता घटता जो है वो खेत में पानी सूख जाएगा और यहाँ भी वो पानी का लेयर दिखेगा। फिर बाद के दिनों में 2 दिन 3 दिन के बाद खेत में आपको पानी भले ना दिखे, खेत सूखा दिखे, पर इस पाइप के अंदर अगर देखेंगे आप तो पानी का लेयर इसमें दिखेगा। तो करना क्या है किसान भाइयों को कि इसमें जब आपको लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे तक लेयर चला जाए तब आप समझें कि सिंचाई करना अति आवश्यक है। 15 सेंटीमीटर उसका एक स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे, अंदर एक स्केल डाल करके किसान भाई इसको नाप लेंगे कि 15 सेंटीमीटर, यानी इस पाइप के मतलब बेस में पानी थोड़ा दिखता रहे, है ना, एकदम सूख न जाए, उससे पहले ही सिंचाई कर देना है। हाँ, मार्कर एक स्केल से इसको मेजर कर लें, मतलब इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत दिखता रहे तभी आप जो है सिंचाई कर दें। तो इस तरह करके सिंचाई जल का जो है काफ़ी बचत किया जा सकता है। और वैसे अगर अंदाज से जो किसान भाई करते हैं तो उसमें क्या है ना कि खेत से पानी जब सूख जाता है तो उसके 2 दिन के बाद ही
2 दिन के बाद ही खेत में दरार दिखना शुरू हो जाता है। पर ये रिसर्च में पाया गया है कि हल्का दरार अगर खेत में है भी तो उससे धान के फसल को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें जो मॉनिटरिंग करके किसान भाई और पानी का लेयर जो देखेंगे उसके आधार पर अगर सिंचाई करते हैं, वो लगभग आपको सप्ताह भर सिंचाई का इंटरवल वो आता है। मतलब 1 सप्ताह के बाद जो है सिंचाई करने की आवश्यकता लगभग होती है। इस पाइप के हिसाब से अगर चलेंगे, वो थोड़ा बहुत चेंज भी होता है वो मिट्टी के अनुसार। कहीं मिट्टी भारी है, कहीं हल्का है, बलुई है, तो उसके अनुसार से थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो सकता है। इससे कई फ़ायदे हैं किसान भाइयों को। इसके हिसाब से सिंचाई प्रबंधन करने पर लगभग 30% तक पानी की बचत होती है। खरपतवार का संख्या जो है इसमें हालांकि गीला सूखा करने से वो बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए अनुशंसित जो दवाएं हैं वो समय समय पर उनको देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस पाइप की स्थापना जो है खेत में जब करें तो रोपाई जब धान की करते हैं उसके लगभग 2 सप्ताह के बाद करें, क्योंकि शुरुआती 2 सप्ताह तक खेत में पानी जमा होना चाहिए, धान के खेत में जमा पानी होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको सभी अवस्था में, धान के सभी अवस्था में इसके अनुसार सिंचाई नहीं किया जा सकता है। सभी अवस्था में करें, लेकिन फूल की अवस्था जब धान में आती है ना, उस समय इसके हिसाब से ना करें, यानी कि खेत में लगभग 1 इंच जमा पानी रखें फूल की अवस्था से 1 सप्ताह पहले और उसके 1 सप्ताह बाद तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको लोग जो है अनुसरण करें तो उपज पर भी कोई उत्पादन पा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हम इसको संकेतक कह सकते हैं, सिंचाई बिल्कुल, संकेतक। बिल्कुल। देखा किसान भाइयों, आपने यह कितना अच्छा सिंचाई संकेतक का स्वरूप है पाइप को इस आकार में बना के, और जो जानकारी हमें जितेंद्र जी ने दी, इसके लिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं। जितेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। Today, Platform of Platforms is going to be launched by Honorable Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Agriculture Minister of State Ms. Shobha Karandlaje, and Honorable Agriculture Minister for State Shri Kailash Chaudhary, in the presence of Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai, and Honorable Minister of Fertilizers and Health and Family Affairs Shri Mansukh Mandviya. हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है, अब वो मजबूर नहीं होगा। 1,260 markets all over the country, 1,73 lakhs beneficiary farmers, more than 2.25 lakh traders. Narrate the glorious story of 6 successful years of ENAM. Today, with the launch of Platform of Platforms, ENAM is all set to take a big leap to next level. POP will prove to be a revolutionary step as far as agri-marketing system is concerned. It will serve as one-stop shop for farmers, traders, entrepreneurs and people related to agriculture. Through digitalization, it will ascertain the availability of service providers for different services. On one hand, farmers will get access to new markets, while on the other hand, they will be able to sell their produce to traders and buyers from other states also. Moreover, getting the quality of crops tested through modern equipment and technology will be a lot easier. Farmers will get to know about the location of warehouses and godowns near them from empaneled service providers. Whereas, with the help of single window system of POP, they will get better logistic options, making crop transportation simple as well as economical. Services like POP FinTech will further add to the convenience
as they will provide banking facilities and trade finance options, resulting in immediate payments to the farmers. Platform of platforms, which marks its commencement today with 41 impaneled service providers, will reduce farmers' input cost, impart an ease to business, and make India strong, successful and Atmanirbhar. तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि जल के अभाव की स्थिति में धान की सिंचाई और जल प्रबंधन की तकनीकें क्या हैं। आइए इसी के साथ आपको कार्यक्रम के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हम जानेंगे अनानास की वैज्ञानिक खेती के विषय में, और ये जानकारियां हमें दे रही हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया दास। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, तकनीक और तकनीशियन दोनों की खोज में हम अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विशेषज्ञों से मिलते हैं। उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली हरिहरपुर में मौजूद है ये कृषि विज्ञान केंद्र। हम आज एक नए तकनीक की खोज में यहाँ पहुँचे हैं, वो है अनानास की वैज्ञानिक खेती। अनानास की वैज्ञानिक खेती, अनानास हमारे यहाँ हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होती है, लेकिन कई ज़िले ऐसे हैं, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ बड़े पैमाने पे होती है, जैसे किशनगंज हमारे यहाँ, वहाँ बड़े पैमाने पे अनानास की खेती होती है और काफ़ी किसानों के लिए नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। तो अनानास की खेती के कैसे होकर हम भी कर सकते हैं और बाकी ज़िलों में इसका प्रसार किया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली की कनीय वैज्ञानिक श्री प्रिया दास। श्री प्रिया दास जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। अनानास की वैज्ञानिक खेती, पहला सवाल हमारा है कि वैज्ञानिक खेती क्या है? अनानास की वैज्ञानिक खेती से हम ये समझते हैं कि किस तरह हम सही पैमाने में इस फसल की खेती करें, किस तरह हम खेत को तैयार करें, कौन कौन से खाद का हम इस फसल में व्यवहार करें तथा कितनी मात्रा में व्यवहार करें। तो मैं आज यही बताने वाली हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य के किशनगंज ज़िले में काफ़ी बड़े पैमाने में अनारस की खेती होती है, लेकिन बिहार के कई अन्य ज़िलों में भी इस फसल की खेती पॉसिबल है, किया जा सकता है। इसके लिए जैसे गर्म और आर्द्रता वाले जलवायु की आवश्यकता है, जो हमारे कई ज़िलों में मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। अगर तापमान इस मात्रा से ज़्यादा हो जाती है तो फ्रूट सेटिंग में हमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसको खेती करने के लिए किसान भाई अपने खेत को अच्छे से जोतकर खेत को तैयार करें तथा इस खेत को लेवल भी कर ले। इस फसल में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि खेत में पानी का जमाट ना हो, क्योंकि अनानास जो फसल है वो पानी का जमाट बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। उसके बाद मुख्यतः इस फसल का जो उगाया जाता है वो स्लिप या सकर से उगाया जाता है। इसके लिए किसान भाई अपने खेत में बेड बना ले। बेड का जो ऊंचाई है वो करीब 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक बेड में हम 2 सेट के कतारों में स्लिप्स को लगाते हैं। एक कतार से दूसरे कतार की दूरी करीब 60 सेंटीमीटर की होती है और एक कतार में जो 2 सेट का रो या पाइनएप्पल का जो सकर हम लगाते हैं उसके बीच में करीब 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। एक स्लिप में या सकर में हमें कितने मात्रा में खाद देना चाहिए वो मैं अभी बताने वाली हूँ। पर पौधे या पर सकर में हमें 12 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ग्राम फॉस्फोरस और 12 ग्राम पोटैश की खाद देनी चाहिए, जिसमें कि हम DAP, यूरिया, SSP, MOP का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नाइट्रोजन का खाद है वो हमें साल में 6 बार देना है, 6 स्प्लिट में देना है। 2 महीने बाद नाइट्रोजन को हमें प्रयोग करना है और जो पोटैश है वो साल में हमें 2 बार देना है 6 महीनों के बाद। और फॉस्फोरस को हमें रोपाई के वक्त पूरी मात्रा में व्यवहार करना है। जब हम खाद दे रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मिट्टी है उसमें सही मात्रा में नमी बरकरार हो। इस फसल में हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला। हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी में नमी काफ़ी मात्रा में मौजूद हो।
फिर ये जो फसल है ये अगर हम नेचुरल कंडीशन में छोड़ देते हैं तो 1 से 1.5 साल में हमें फल देता है। अगर हम इसमें से जल्दी फल हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें NAA जो कि नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है या तो फिर प्लानोफिक्स का व्यवहार करना चाहिए। प्लानोफिक्स करीब 1 मिलीलीटर प्रति 4.5 लीटर पानी में घोलकर अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो फूल आने या फल आने का जो टाइम होता है वो थोड़ा शीघ्र हो जाता है, तो हम इसमें से करीब 1 साल में ही फल हार्वेस्ट कर सकते हैं। श्रीप्रिया जी, इसमें काफ़ी चीज़ें आपने बता दी। अब खरपतवार नियंत्रण और रोग प्रबंधन, तो खरपतवार से चूँकि उससे भी प्रभावित होता है उत्पादन, तो वो कैसे करना चाहिए? रोग का कौन से रोग इसमें प्रभावित करते हैं उत्पादन को, और खरपतवार का नियंत्रण जो है वो कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। खरपतवार के कई टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी समस्याएं मतलब फेस की जा सकती है। तो इसके लिए शुरुआती स्टेज में अगर खेत को प्रिपेयर करने से पहले हम उसमें ग्लाइफोसेट डाल के तब उसकी जुताई करें तो करीब 1 से 2 महीने कुछ खरपतवार नहीं आते हैं। और जब ये फसल बड़ा होकर पूरे खेत को ढक लेता है तो इसमें खरपतवार ज़्यादा उत्पाद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये पूरे साल का फसल है, पूरे 1 साल तक ग्रो होता है और 1 से 1.5 साल के बाद ही आप इसका जो फल है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 से 4 बार अगर आप मैनुअल वीडिंग करवाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ टिम्बा नाम का एक हर्बिसाइड होता है जो आप पाइनएप्पल या अनानस में इसका व्यवहार कर सकते हैं। और ये जो फल है इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े कीट का ज़्यादा उत्पाद नहीं होता है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं यूज़ करके भी अच्छा फलन पा सकते हैं। सारी बातें हो गई मैम। अब मुख्य रूप से जो सबसे मुख्य बातें हैं प्रभेद की, कि कौन से वैरायटी, कौन से प्रभेद को हमारे बिहार में ग्रो किया जा सकता है कि अच्छा उत्पादन मिले। किसी भी फसल को उगाने से पहले उसका सही प्रभेद चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अनानस के लिए आप क्यू, जायंट क्यू या क्वीन जैसे प्रभेद का सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि हमारे इस बिहार के कंडीशन के लिए काफ़ी सही है और अच्छा उत्पादन दे सकता है। इस फसल की खेती जैसे स्लिप या सकर से होती है जो मैंने कहा, तो इसका सोर्स मतलब कहाँ से आप ये स्लिप और सकर ला रहे हैं अपने खेत में खेती के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस किसान के पास सही पैमाने पे वो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से उस फसल को ग्रो करते हैं, उन्हीं से आप स्लिप या सकर लाए और जिस क्रॉप से एक बार फल जो है वो हार्वेस्ट हो गया है उसी से हमें स्लिप या सकर मिल सकते हैं और इसी से आप अपने खेत में दोबारा इस फसल को उगा सकते हैं। मतलब किसान भाइयों, आपने देखा कि हम चाहें तो बिहार में भी बड़े पैमाने पे अनानास की खेती कर सकते हैं और एक नए नकदी फसल के रूप में इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको कृषि की कुछ नई जानकारियों से रूबरू कराया। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ ऐसी ही नई जानकारियों के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।